नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपीपीसीएस मेंस 2022 या कोई और मेंस जहां पर जीएस के उत्तर आपको लिखने होते हैं, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम कर रहे हैं। हमने पहले डिस्कस किया आंसर राइटिंग कब से करनी चाहिए, कहां से करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कंटेंट कहां से लाना चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया कि कौन से आंसर में कितना, कैसे बुलेट पॉइंट, पैराग्राफ कैसे लिखना चाहिए। आंसर फॉर्मेटिंग भी हमने की, एथिक्स के आंसर्स पे भी हमने बात की। मैसेजेस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पर्सनल मैसेज आते रहते हैं हमारे ऐप पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो क्वेरीज होती हैं उसमें भूगोल के प्रश्नों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु है, एक मुद्दा है, जिसमें लोग पूछते हैं कि भूगोल के सभी उत्तर में क्या मैप बनाना जरूरी है। भूगोल का मतलब होता है मैप, मैपिंग। तो क्या सभी उत्तरों में आप मैपिंग करेंगे? आंसर राइटिंग के लिए जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है उसमें लोगों ने आंसर भेजना शुरू कर दिया है। मतलब हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी कुछ लोगों ने उसको करीब 40 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और लोग भी उसको ज्वाइन कर लें, जिससे कि वहाँ पे आंसर पोस्ट होना शुरू हो गए हैं, जिससे कि आपस में आप लोग इसको जांच सकें, लाभ उठा सकें। तो आज का जो मुद्दा है, छोटा सा एक सेशन होगा, भूगोल के सभी उत्तर में मैप बनाना जरूरी है या नहीं। कैसे प्रश्नों में मैप बनाया जाता है, कैसे प्रश्नों में बिना मैप बनाए भी लिखा जाता है, या मैप वहां पे आप डालेंगे तो जबरदस्ती जबरदस्ती घुसेड़ने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी चीज जहां पे जबरदस्ती आप करेंगे तो वो सही नहीं रहता है। दो उदाहरण भी हम लोग इसमें देखेंगे। एक, दोनों उत्तर लिख के आपको पोस्ट भी करने होंगे। यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में आपको बताने भी जा रहा हूँ, और आपको हाईलाइट्स पूरा मिल जाएगा, पूरा आंसर फॉर्मेट मिल जाएगा। फिर हम इस पे बात ग्रुप में भी करेंगे। एक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों तथा उन पर स्थित प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न है, जैसा कि आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये ज्योग्राफी से प्रश्न है, पेपर फर्स्ट के सिलेबस का ये प्रश्न है, और इसका सीधा रिलेशन उत्तर प्रदेश से है। आपके सिलेबस में यूपी भी 3 पेपर में डायरेक्टली यूपी भी पूरा जो जो टॉपिक है उनमें ऐसे जुड़ा हुआ है। यूपी के भी टॉपिक लगभग वैसे ही हैं जैसे कि जनरल टॉपिक और होते हैं। भूगोल और इतिहास यूपी में खूब अच्छे से पूछे भी जाते हैं, 2-3-4 प्रश्न आपके आ भी जाते हैं, लेकिन भूगोल पूछना सबसे आसान भी है उनके लिए, और आपके लिए लिखना और तैयार करना भी आसान है। मान लीजिए कि ऐसा कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। ऐसे प्रश्न में आपका आंसर फॉर्मेट क्या होगा और कैसे आप इसको लिखेंगे, क्या मैप की यहां पर आवश्यकता है कि नहीं है। प्रश्न को पहले सही से पढ़िए। उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों और उन पर स्थित प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की विवेचना करनी है। उत्तर प्रदेश एक तो दे दिया है आपको, ये स्पेशल प्रश्न है, और प्रमुख नदियों यानी कि सारी नदियां नहीं, कुछ एक प्रमुख की बात आप करिए। आपके दिमाग में बहुत सारी नदियां होंगी, और बात यहां पर नदियों की नहीं करनी है, नदी कहां से निकली, कहां पर गिरी, ये नहीं। उस पर जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं उनकी बात करनी है। प्रश्न है 200-250 शब्दों में आपको इसको लिखना है, 200, 250, 250 शब्द में ज्यादा से ज्यादा। तो यहां पर बहुत स्कोप नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी लिखें। काम की बातें कर ले जाएं, वही बहुत हो जाएगा। अगर 12 नंबर में यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 12 मार्क्स में, तो यहां पर कोशिश करिए कि कम से कम आपको 7 नंबर तक मिल जाए, 7 मार्क्स तक आपको मिल जाए, 7 नंबर। और 7 नंबर पाने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का एक गुड आंसर लिखना पड़ेगा। अगर आप जनरल आंसर लिखेंगे तो जनरल आंसर में मैंने आपको बताया था कि इसमें मार्क्स आपको मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 4 मार्क्स भी आपको मिल सकते हैं। थोड़ा सा ठीक रहेगा तो आपको आसानी से 6 मार्क्स, 5-6 मार्क्स के बीच में, और थोड़ा और अच्छा एफर्ट डालेंगे तो 7 मार्क्स के आसपास आपको इसमें मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे, क्या इसमें मैप का प्रयोग आप करेंगे? तो मैं कह रहा हूं कि यहां वाले प्रश्न में आप सोचिए कि कर सकते हैं कि नहीं, फिर मैं बताऊंगा। यूपी के, अभी इसी सेशन में मैं बताऊंगा, यूपी के अगर विभिन्न भागों में आप नदियों के प्रवाह को देखें जो प्रवाहित हो रही हैं, तो इनमें कई क्षेत्रों से आने वाली नदियां हैं। आपको इसमें जो प्रमुख रूप से नदी मिलेगी, तो गंगा हमारे यहाँ की प्रमुख नदी है, उत्तर प्रदेश में भी प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी में से है, और ये हिमालय पर्वत से निकलती है। और भी नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। तो एक हिमालय से निकलने वाली नदियों को आप देख सकते हैं। दूसरा, मैदानी भागों से, गंगा के मैदानी भागों से बहुत सारी नदियां हैं जो वहां पर अपना प्रभाव व्यापक तौर पर डालती हैं, और खेती किसानी में जो उपयोग है उनका वो तो है ही है। तो गंगा के मैदानी भागों से भी निकलने वाली नदियां हैं। तो दूसरी है मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां।
और तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो दक्षिणी पठार से जो निकलने वाली नदियां हैं उनको आप रख सकते हैं यूपी में प्रवाहित होने वाली नदियों में। यूपी का आप मैप जब बनाएंगे तो यूपी के मैप में आपको साउथ से भी निकलने वाली कुछ नदियां हैं जो आपको प्रवाहित होते मिल जाएंगे। अब ये 3 भाग आपने भूमिका में फटाक 2 लाइन में भूमिका डाल दी, भूमिका में इसको लिख दिया फटाफट। अब गंगा यमुना यहाँ की प्रमुख नदी है, शारदा भी प्रमुख नदी है, गंडक भी प्रमुख नदी है। अब गंगा के बारे में यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं लिखना है कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है, यमुना नदी निकलती कहाँ से है, काली नदी निकलती कहाँ से है, ये आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। गंगा का जिक्र करिए, यमुना का जिक्र करिए, काली का जिक्र करिए, गंडक का जिक्र करिए, आप कोई और नदी हो उसका जिक्र करिए, शारदा का जिक्र कर दीजिए, सरयू का जिक्र कर दीजिए, घाघरा जैसे है तो घाघरा का आप जिक्र कर दीजिए। घाघरा को अब सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा मत बताइए। ये कैटेगरी में आपने ऊपर इंट्रो दे दिया तो हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियां आपने कैटेगरी वाइज लिख दी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कैटेगरी वाइज हिमालय से निकलने वाली नदियों को लिखा। दूसरा, यहाँ पे उन्हीं नदियों को लिखा जो कि कैटेगरी उनकी हिमालय से निकलने में। दूसरे पैरा में आपने लिख दिया मैदानी भाग से जो निकलने वाली नदियां हैं। जैसे इसमें मैदानी भाग से कौन सी है, जैसे गोमती नदी, लखनऊ जो आपकी राजधानी है इसी के तट पर स्थित है। और एक नदी यहाँ पर वरुणा नदी है, वरुणा नदी भी इससे निकलती है। आपने पांडो नदी का भी जिक्र कर दिया, पांडो नदी भी यहाँ से निकलती है, तो इनका जिक्र कर दिया। दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियों में महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे सोन नदी है, केन नदी है, बेतवा नदी है, ये सब दक्षिण से निकलने वाली नदियां हैं। रिहंद जो बांध है, रिहंद नदी, रिहंद परियोजना ही पूरी इसी पे है। कान्हार, ये सब साउथ से निकलने वाली नदियां हैं, दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां हैं। अब यहां पर बहुत डिटेल नहीं लिखना है, आपने इतना मोटा मोटा एक जिक्र कर दिया। और फिर यहां पर हमारे यहाँ जो यहाँ पर मुख्य प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो किस पे है, वो प्रश्न है कि प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। तो सिंचाई परियोजनाओं में नहर का जिक्र भी आप करेंगे, नहरों का जिक्र करेंगे। और जो नहरें हैं तो नहरों के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ जो प्रमुख उत्तर प्रदेश की नहरें हैं उनको आप लिख देंगे। पूरा विस्तार की दृष्टि से आप देखें, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में नहरों का जाल आपको मिलेगा, स्तरीय स्थान इसका है। और नहरों द्वारा यहाँ की जो कुल सिंचित भूमि है उससे लगभग 30% की सिंचाई इसके द्वारा होती है, 30% की सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। बहुत ज्यादा स्थान और ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मोटे तौर पर आप याद ये कर लीजिए कि 30% आप टोटल जो एरिया है, इरिगेटेड एरिया है यूपी का, तो 30% इससे क्या होता है, नहरों से सिंचित होता है। अब इसमें जो प्रमुख प्रमुख नहर है उनको आपको लिखना है। अब प्रमुख जो नहर आप उठाएंगे उन प्रमुख नहरों में क्या है, जैसे सिंचाई परियोजनाओं की आप बात कर रहे हैं तो सिंचाई नहर जो है सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन है जो नदियों के जल को लाकर गिराती है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, नहरें भी बना देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सरयू नहर परियोजना, और उनको इसके बारे में जितना पता होगा, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, कहाँ किया, बलरामपुर से किया है ना, अभी जल्दी ही किया है, 2022 में किया, ये सब लिखने का यहाँ कोई मतलब नहीं होगा, इससे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको लिखना क्या है ये मैं बता रहा हूं। इसमें कुछ 4-5 आप नहरें लिखिए, जैसे पूर्वी यमुना नहर है एक, ये लिखिए, और इसके बारे में थोड़ा सा आप जिक्र कर दीजिए कि सहारनपुर जिले से निकलती है और यमुना नदी के किनारे यमुना से निकलती है। नहर की लंबाई अगर आपको याद है तो आप लिख दीजिए कि 1440 किलोमीटर है, और कहां कहां से निकलकर किन जिलों को ये लाभ पहुंचाती है, तो इसमें सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, ये सब महत्वपूर्ण है जहां को लाभ पहुंचाती है। इतना लिख के आप आगे बढ़िए। दूसरा है इसमें आगरा नहर। अभी मैं बता रहा हूं क्यों इसको, कहां से निकलती है, कहां जाती है, इतना डिटेल देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि इतना स्कोप आपके पास नहीं है। आगरा नहर भी आप लिख दीजिए, ये दिल्ली के आसपास से आपको निकलती मिल जाएगी, यमुना नदी से निकलेगी, ओखला नामक स्थान से इसको निकाला जाएगा। और जो ओखला नोएडा है ना, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, तो वो वही ओखला, और वहां पूरा मथुरा आसपास, आगरा, भरतपुर राजस्थान का एरिया है, उन क्षेत्रों को ये सिंचाई देगी। लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रहे तो लिखिए, नहीं याद रहे तो कोई मतलब नहीं। नहरें नहीं बनानी है वहां पे, ये ध्यान रखिएगा,
करंट से जोड़ आप सकते हैं, लेकिन उसका डिटेल इतना मत दे दीजिएगा कि बस वही आप पढ़ के आए हैं। अगला आप ऊपरी गंगा नहर का जिक्र कर दीजिए। ऊपरी गंगा नहर है ना, इसके बारे में ऐसे ही डिटेल डाल दीजिए कि ये हरिद्वार के पास से निकलती है और ये पुरानी नहर है। ये ऊपरी गंगा नहर ये अंग्रेजों के जमाने में 1842 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था और 1856 तक ये निर्माण पूरा हो गया था। अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, ये पूरा जो क्षेत्र है, मथुरा है, एटा है, ये सब इसके प्रभाव में आता है, फर्रुखाबाद, और वहां पर ये जो है बहुत ही कृषि को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। और ऊपरी गंगा नहर के साथ में आप निचली गंगा नहर को भी याद रखिए। निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर बुलंदशहर से नरोरा जो स्थान पड़ता है ना, नरोरा से निकलती है। नरोरा में और कुछ भी है, आपको पता होगा, जरा बताइएगा कमेंट करके क्या है। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, साथ साथ में लग के चलिए। ये जो अच्छे दिन देखने का आप इंतजार कर रहे हैं आप अपने जीवन में, ये गवर्नमेंट वाले मोदी जी वाले अच्छे दिन नहीं, अपने जीवन में, तो वो वाले अच्छे दिन तभी आपको देखने को मिलेंगे जब आप मेहनत करेंगे। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। केवल ये बकैती मत करिए कि हम ये कर देंगे, ये तो तीर मार देंगे। उसके लिए तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। सोना कब खराब होता है? तभी होता है जब रात दिन वो आग में जलता है, तपता है, तभी ना। ऐसे नहीं कि बस निकाला गया, बस वो हो गया और बस सुनार की दुकान पे पहुंचा, पैसा मिल गया, खुश हो गया सुनार, ऐसा नहीं होता है। तो ये इसका निचली गंगा नहर, बुलंदशहर, अलीगढ़, इन क्षेत्रों में मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये सब आप लिखिए कि यहाँ से ये इनके क्षेत्र हैं जहां पर सिंचाई उपलब्ध कराती है। जितना याद हो 2-4 उदाहरण दीजिए। फिर ये शारदा नहर जो परियोजना है, शारदा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर परियोजना है। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई क्रम का बहुत विशेष महत्व नहीं है। इसके बारे में इसको जब आप लिखिए तो थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं कि अभी ये जल्दी ही इसका फिर से किया गया है। 1920 में इसका निर्माण कार्य वैसे हुआ था, कोई नई नहीं है ये। 1928 में ये पूरी हो गई थी। पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, इधर फिर हरदोई आएंगे, सीतापुर, आप बहराइच जाएंगे, बाराबंकी, उन्नाव, ये सब पूरा एरिया जो है वो इसके प्रभाव में आता है। ठीक है ना। तो रायबरेली, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, ये सब इसके उसमें पूरा एरिया आता है। बहुत लंबी है, 12,368 किलोमीटर लंबी है। और ये पूरा जो क्षेत्र है वो इसके कारण से अच्छा अनाज उत्पादन कर पाता है। ये 5 तो आप भूलिएगा नहीं। फिर बेतवा नहर है, बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना है, इसी तरीके से कनहर है, राजघाट नहर परियोजना है। आप सरयू और घाघरा नहर जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में, शारदा नहर की जो नहरें हैं कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों को आप बता दीजिए उनको। तो कुछ महत्वपूर्ण वो लिखे। अब बात आती है कि इसमें मैप में क्या दिखाएंगे। यहाँ पर मैप जरूरी है और मैप में आप फट से मैप बनाएंगे। ये आउटलाइन ऐसे लेंगे, जैसा मैं ड्रा ये कर रहा हूँ, ये आउटलाइन यूपी की, इसको लेके ऐसे बना देंगे। और फिर यहाँ महत्वपूर्ण नदियां केवल दिखाएंगे। यमुना को निकलते हुए ऐसे दिखा देंगे, गंगा को निकलते हुए ऐसे ये दिखा देंगे, यहाँ इलाहाबाद में, प्रयागराज में लाके संगम करा देंगे। और ये क्रम तो आपको याद ही होगा। ये देखिए यहाँ पे शारदा है, ये घाघरा है, ठीक है, ये आपकी गंडक है, ये कोसी है, ये बाएं से मिलने वाली नदियां हैं। इधर यमुना की सहायक ये चंबल है। अगर आप इधर न दिखा पाइए, ये बनास, काली सिंध, ये अगर दिखा पाइए तो ठीक है, न दिखा पाइए तो चंबल को तो कम से कम दिखाई दीजिए। फिर सिंध, बेतवा, टोंस और इधर सोन, महत्वपूर्ण तो ये दिखा के, और इतना आप दिखा के छोड़ दीजिए। ये मैप आप ना भी बनाएंगे तब भी चलेगा। मैप बहुत लोग ऐसे कोने में बनाते हैं। जो पेज होता है A4 साइज पेज आपको जो मिलता है उसमें सीट इधर उधर बनी होती है, कोने में आप, छोटी जगह होती है उसमें, कोने में इतने में मैप बना देते हैं। ऐसे नहीं, बीच में पेज पे आप मैप बनाइए, अच्छे से मैप बनाइए, है ना, जो स्पष्ट दिखे। बात समझ में आ रही है। तो इसमें जो आपने दिखा दिया, अब उसको बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। अब वहां पे एक आध जिले आप लिख देंगे, बाकी इस मैप में आपने दिखा दिया है तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को जानकारी है। 1-2-4 जिले आपने दे दिए कि यहाँ पे ये बहती है, लाभान्वित करती है। और इतना लिखने के बाद में आप लास्ट में मतलब 5-6 तो आप दिखा ही देंगे, क्योंकि 200 नंबर का 200 शब्दों में आपको लिखना है, 200 सवा 200 शब्दों में लिखना है, 12 नंबर का है और इसमें 7 से 8 मार्क्स नंबर आपको पाने हैं। तो आप इतना काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर देखिए प्रश्न में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिख दी थी कि प्रमुख नदियां और उन पर स्थित प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, ठीक है ना, इनको आपको बताना था। तो यहाँ पे जो नहरें जो हैं जो निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, इतना थोड़ा बहुत डिटेल आप देके कौन सी कहाँ से निकलती है ये तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। कौन सी यमुना से निकलती है, कौन सी गंगा से निकलती है, कौन सी शारदा से निकलती है, कौन सी
सरयू से निकलती है, ये सब आप बता देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल यहां पर नहीं देंगे। एक उदाहरण मैं आपको देखिए यही इसीलिए समझा रहा हूं कि आप लिखना सीख जाएं, है ना। अब इसमें नंबर आप अगर परियोजनाओं को आप बढ़ाएंगे, उनकी संख्या बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कंटेंट जो आप जितना डिटेल यहां पर दे रहे थे उस डिटेल को कम करेंगे। यहां पर जितना डिटेल इसके बारे में बता रहे थे उस डिटेल को कम करेंगे, तो यहां पर हो सकता है 7, 8, 10 आप उदाहरण दे दें, लेकिन लिखना यही है और मुख्य रूप से फोकस करना है किस नदी से कहां पर निकलता है। कोई भी अगर नहर परियोजना है तो वो निकलती है, या जैसे भी सिंचाई के साधन का विकास किया गया है वो, और भी आप इसको कुछ डायमेंशन से इधर उधर जोड़ सकते हैं, लेकिन नदियों से निकलने वाली मुख्य रूप से नहरें ही हैं जो कि लगभग यूपी के 30% इरिगेशन में योगदान करती हैं। और ये मैप आप बना के इसको लास्ट में कर देंगे कि ये जो नहर सिंचाई परियोजना है वो हमारे यहाँ, या जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो हमारे यहाँ कृषि का किसी के रीढ़ की हड्डी हैं, उनके बिना हम इतनी अच्छी खेती जो हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो नहीं कर सकते, क्योंकि सिंचाई महत्वपूर्ण होता है। ज्यादा आपके पास स्कोप नहीं है, इतना आप लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं, और इस प्रश्न में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें मैप की जरूरत है कि नहीं है। प्रश्न है महासागरीय धाराएं और प्रमुख जलराशियों के बीच में। ये यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, यहां भी पूछा जा सकता है। महासागरीय धाराएं एवं जलराशियां समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभाव किस प्रकार परस्पर भिन्न भिन्न प्रकार से डालती हैं? उपयुक्त उदाहरण दीजिए। अपने प्रभावों में किस प्रकार से परस्पर भिन्न है, वही बात है। महासागरीय धाराओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो करंट है वो क्या है, और दूसरी चीज आपको जल राशियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज सबको है कि महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं। महासागरीय धाराओं, जैसे महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं, यह प्रश्न आपसे मतलब वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको जानना तो पड़ेगा ही ना कि धारा किसे कहते हैं। धारा दो होती है, एक तो आपकी विद्युत करंट जो होती है, दूसरी धारा ये होती है जो महासागरों में बहती है। तो यहां पे तो खैर महासागरीय धारा लिख ही देता है, तो महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं। जैसे धारा क्या होती है, बहुत सारे लोग जो महासागरीय धाराओं पे प्रश्न लिखते हैं तो यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। अगर आप फटाफट कर सकते हैं बना दीजिए, लेकिन इतना ज्यादा स्कोप होता नहीं है। महासागर का जल जब एक निर्दिष्ट दिशा में चलता है, सतत रूप से प्रवाहित होता है, निर्दिष्ट उसकी दिशा होती है ना, एक निश्चित प्रवाह उसका होता है, तो इसको धारा हम बोल देते हैं। जैसे एक निश्चित दिशा है, सतत रूप से ये प्रवाहित हो रहा है, इसमें प्रवाह है और एक दिशा निश्चित है ना। अब वो ठंडी भी होती हैं, गर्म भी होती हैं, तो ठंडी और गर्म दो प्रकार की धाराएं हो गई, है ना। और जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो महासागर है वो बिल्कुल स्थिर रहते हैं, उसमें मतलब जल चलता नहीं है, बिल्कुल शांत रहता है। ऐसा नहीं है, धाराएं चलती रहती हैं, वो आपको स्थिर भले दिखे लेकिन धाराएं चलती रहती हैं। तो महासागरीय धाराओं को आपने डिफाइन किया, बहुत सारे लोगों ने फटाफट यहाँ पर क्या किया, एक ऐसे धाराओं को दिखाया और यहाँ पर उनकी दिशा दिखा दी और इसी पास में विशेषताएं लिख दी कि निर्दिष्ट पथ होता है इनका और सतत प्रवाह होता है, ऐसा करके यहाँ पर लिख दिया और बता दिया कि इन्हें धाराएं कहते हैं। दूसरी चीज यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जल राशियां, तो जल राशियां क्या होती हैं ये भी आपको जानना पड़ेगा। जल राशियां क्या हैं, तो जैसे एक तो आपकी जीवन वाली राशि होती है, तो वो राशि नहीं है, ये जल राशियां हैं जो महासागरीय जल में इनका मुख्य रूप से प्रभाव आप देखते हैं महासागरों में। तो महासागरीय जो जल राशियां हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। बहुत लोग राशि के बारे में यहां पर लिखते हुए आपको मिल जाएंगे। तो जल राशियों की कुछ विशेषताएं आपने प्रारंभिक परीक्षाओं में पढ़ी होंगी कि हाँ जल राशियां हम जानते हैं। अगर वो जानते हैं तो आप 2 लाइन में इसको डिफाइन करने की कोशिश करिए, इसी समय सोचिए जल राशियां क्या होती हैं। जल राशियां जो होती हैं वो तापमान, एक चीज आप ले लीजिए टेम्परेचर और दूसरी आप ले लीजिए सैलिनिटी, लवणता। तो समुद्री जल की भारी मात्रा में जो एक प्रकार की तापमान और लवणता की विशेषताओं से, एक प्रकार की जो विशेषताओं से युक्त जो एक प्रकार की जलीय
आप कह सकते हैं जलीय भाग, एक प्रकार का जलीय भाग जो जिसकी तापमान की विशेषताएं और लवणता की विशेषताएं समान हो। बाकी आप कितना भी जल राशियों के बारे में पढ़ रखे हैं, लेकिन इसको परिभाषा यही इसकी देंगे कि जल राशियां तापमान और लवणता में समुद्री जल की भारी मात्रा में व्यापक सजातीय भाग होती हैं। यानी कि एक टाइप का सजातीय भाग होती हैं, एक प्रकार का ये भाग होती हैं, यानी कि जिसमें तापमान और लवणता के बेसिक गुण पाए जाते हैं। आपने महासागरीय धाराओं और समुद्री जल राशियों को 3 लाइन में डिफाइन कर दिया, 2 लाइन में डिफाइन कर दिया, और वहां पे लिखा आपने कि महासागरीय धाराएं एक निश्चित धारा प्रवाह के साथ निश्चित दिशा में बहती हैं, और वहीं जो जल राशियां होती हैं वो तापमान और लवणता में समुद्री जल की भारी मात्रा में व्यापक सजातीय भाग के रूप में जानी जाती हैं। इतना आपने करके यहां तक का काम समाप्त कर दिया और एक अच्छी गुड स्टार्ट कर दिया आपने, एक अच्छी स्टार्टिंग कर दी। अब आगे पूछा जा रहा है कि समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण। प्रश्न 2 भागों में बंट रहा है। एक तो पूरा ये समुद्र है, समुद्री जीवन में कैसे प्रभाव डाल रहे हैं, और दूसरा समुद्र के किनारे तट है, तो तटों पर कैसे ये प्रभाव डाल रहे हैं। जैसे इंडिया को आप देंगे और ये भारत का ये मान लीजिए कि मानचित्र है, और ये इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, ये बे ऑफ बंगाल है, और ये अरब सी है। तो यहाँ पे जो तटों पर क्या प्रभाव डालती हैं, और दूसरा ये पूरा आपका मान लीजिए यही मान लीजिए कि ये हिंद महासागर है पूरा, तो महासागरों पर क्या प्रभाव इनका पड़ता है। दोनों चीजों को आपको यहां पर बताना है। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। समुद्री जीवन, तो समुद्री जीवन तटों पर भी मिलेगा, समुद्र के अंदर भी मिलेगा, और तटीय पर्यावरण, इन दोनों पर क्या किस प्रकार ये प्रभाव डालती है और ये परस्पर भिन्न कैसे हैं। महासागरीय धाराओं का प्रभाव और समुद्री जो जल राशियां हैं इनका प्रभाव, तो दोनों का। अब यहां पर 2 चीजें हैं, एक बार आप उठाएंगे धाराएं, और धाराओं की 2 बातें, एक तो महासागरीय जीवन पर प्रभाव, महासागरीय जीवन पर प्रभाव आप लिखेंगे, और दूसरा तटीय पर्यावरण पर आप प्रभाव इसका लिखेंगे। और फिर आप उठाएंगे जल राशियां, जल राशि, और इसका भी 2 आप लेंगे डायमेंशंस, एक महासागरीय जीवन पर प्रभाव आप लिखेंगे, और दूसरा यहां पर लिखेंगे तटीय पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और ये दोनों लिखकर जब आप बता देंगे, दोनों चीजों की तुलना आप कर देंगे, यानी कि ये 2 धारा और जलराशि तो 2 ही हैं, दोनों की 2-2 विशेषताएं, मतलब तटीय पर्यावरण पर क्या प्रभाव है और महासागरीय जीवन पर क्या प्रभाव है, इसको जब आप लिखेंगे तब ये प्रश्न आपका कंप्लीट होगा। अब यहां पर मैप बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत शौक है तो इतना दिखा सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी आपने ले लिया, इंडिया का ही मैप ले लिया और फटाफट दिखा दिया कि ये तटीय पर्यावरण है और ये महासागरीय जीवन है। लेकिन यहां पर प्रभाव दिखाने में लिखने का ज्यादा महत्व है। जैसे महासागरीय धाराओं का समुद्री जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि हम सबसे पहले ले रहे हैं महासागरीय धाराएं, और महासागरीय जो धाराएं ले रहे हैं उनका सबसे पहले हम देख रहे हैं महासागरीय जीवन पर प्रभाव। तो इनको 2-3 बुलेट पॉइंट में आप लिखिए। जैसे आपने सुना होगा कि जो मछलियां होती हैं, समुद्री जो जीव होते हैं, उनको भोजन की जरूरत होती है, और जो महासागरीय धाराएं होती हैं, महासागरीय धाराएं पादप प्लवक का निर्माण करती हैं, है ना, और ये प्लवक का निर्माण करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं, जो कि मछलियों और मछली के साथ में जो वहां पर जीव जंतु होते हैं उनके लिए भोजन का काम करते हैं। ठंडी और गर्म जलधाराएं जहां पर मिलेंगी, इसके बैकग्राउंड में तो यही होता है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा ये जहां पर मिलेगी वहां पर क्या होगा, उनके मिलन से जैव विविधता वहां पर होगी, वहां पर प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध होगा। सर्वाधिक जो मत्स्यन वाले क्षेत्र हैं वो ऐसी ही जगहों पर है जहां पे ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, क्योंकि वहां पे प्लवक का निर्माण होता है, वहां पे मछलियां पनपती हैं, और इसी कारण से मछलियों का सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं मत्स्यन सबसे ज्यादा कहां होता है, सबसे ज्यादा कहां पे मछलियां पकड़ी जाती हैं, तो ऐसे ही क्षेत्रों में पकड़ी जाती हैं। ये इसका महासागरीय जीवन पे मुख्य रूप से महासागरीय धाराओं का प्रभाव होगा। प्लवक को इसका अगर आप कह दें कि इसका परिवहन कौन करता है, तो ये धाराएं ही करती हैं, यानी कि प्लवक का निर्माण ठंडी और गर्म जलधाराओं से हुआ और उनका परिवहन भी धाराओं ने किया। तो 2-3 पॉइंट आप ये लिखिए। उसके बाद में तटीय क्षेत्रों पर या तटीय पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसका, महासागरीय धाराओं का। यहां पे मैप बनाने की, इसको दिखाने के लिए और कोई जरूरत नहीं है। तो अब धाराओं का केवल ये उपयोग नहीं है कि ये पादप प्लवक बनाती हैं, परिवहन का काम करती हैं और मछली के लिए ये भोजन का निर्माण करती हैं।
अब धाराएं क्यों चलती हैं, हवाएं क्यों चलती हैं? ऊष्मा संतुलन, ऊष्मा संतुलन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। एक तरफ यहां पर हॉट टेम्परेचर है, मतलब हॉट है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर कहिए, हॉट टेम्परेचर नहीं, ये शब्द ही गलत हो जाएगा। और दूसरी तरफ लो टेम्परेचर है, यहां पर टेम्परेचर क्या है, लो है। तो लो से हाई और हाई से लो, इन दोनों को जब तक बराबर नहीं कर देंगी धाराएं चलेंगी। जहां पे टेम्परेचर हाई होगा, है ना, तो वहां पर जो प्रेशर होगा वो कम होगा, प्रेशर वहां पे कम होगा, और जहां पे लो होगा वहां पर प्रेशर जो है वो हाई होगा। जहां पे टेम्परेचर लो होगा वहां पे प्रेशर हाई होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह हवाएं चलेंगी, धाराएं भी उधर ही चलेंगी। ठीक है ना, अन्य प्रभाव भी पड़ेंगे इसमें, लेकिन एक बेसिक आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। और तब तक चलेंगी जब तक इन दोनों जगह का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो पहला ऊष्मा संतुलन का काम करती हैं। दूसरा हो जाएगा कि जितनी भी यहाँ पे तटीय क्षेत्रों में जैसे जो भी मौसमी परिवर्तन होते हैं, तटीय क्षेत्रों में मौसमी घटनाएं होती हैं, तो मौसमी घटनाओं के लिए भी ये उत्तरदायी हैं। तटीय क्षेत्रों में जैसे आपने एक प्रभाव पढ़ा होगा कि शीत धाराओं के कारण जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो मरुस्थल के रूप में पाए जाते हैं। जहां पर भी तट है और तट पे अगर शीत धाराएं यहां पर हैं तो वहां पर मरुस्थलीकरण होता है, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है, तो ये भी शीत धाराओं के कारण होता है। तटीय प्रदेशों में कोहरे के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ये महासागरीय धाराओं का दोनों प्रभाव हो गया, महासागरीय जीवन पर और तटीय पर्यावरण पर। अब हम अगला उठाएंगे और यहां पर हम देखेंगे कि जलराशियां कैसे प्रभावित करती हैं, जलराशियां कैसे प्रभाव डालती हैं। तो जलराशियों पर दो देखेंगे, एक महासागरीय जीवन को हम देखेंगे और दूसरा यहां पर देखेंगे दूसरा क्या होगा, तटीय पर्यावरण को जलराशियां कैसे प्रभावित करती हैं। महासागरीय जीवन पर अगर इनका प्रभाव देखें, समुद्री जीवन पर प्रभाव देखें, तो जैसे आप देखेंगे एक तरफ पादक प्लवक, जो धाराएं ठंडी गर्म मिल रही हैं तो वहां पे प्लवक का निर्माण हो रहा है और मछलियों के लिए भोजन उत्पन्न हो रहा है। जो जलराशियां होती हैं, क्योंकि ये एक रूपता रखती हैं, हमने बताया तापमान और लवणता में एक तरीके से प्रभाव यहां पर पाया जाता है, तो समुद्री उत्पादकता इनके कारण से निगेटिव तौर पर प्रभावित होती है। तो ये न्यून उत्पादकता के लिए जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि एक सही रहेगा। और उत्पादकता कब होती, जब गर्म और ठंडी दोनों मिलती। ठीक है ना, पोषक तत्वों के जो उत्पादन की बात है तो उसमें ये न्यून उत्पादकता के लिए ये जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, तो अगर इनकी उत्पादकता न्यून होगी तो जो समुद्री जीवन है, समुद्री जीव जंतु हैं, तो उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इनको भोजन नहीं मिलेगा, और इनको जब भोजन नहीं मिलेगा तो इनका जो विकास है वो कम हो जाएगा, और इनका विकास जो है कम विकास होगा, और इससे क्या होगी, जो विविधता है वहां पर वो कम हो जाएगी, जैव विविधता जो है वो कम हो जाएगी। तो ये पारिस्थितिक तंत्र को कहीं ना कहीं इस रूप में, वहां के पारिस्थितिक तंत्र को जैव विविधता की दृष्टि से देखें तो नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, है ना। समुद्री जो धाराएं हैं वो ऑक्सीजन, वो जो है वो ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। ऑक्सीजन ये भी जिम्मेदार है उसके लिए, ऑक्सीजन का लेकिन ये संवहन करती हैं, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएंगी, और धाराएं जो है सीधे ऑक्सीजन वहां उपलब्ध कराएंगी। तो परिवहन में इनका भी संवहन की दृष्टि से देखा जाए तो ऑक्सीजन ये उपलब्ध कराती हैं। ये इनका 2-3 पॉइंट आपने लिख दिया, समझा दिया 2 लाइन में, पॉइंट में ना लिखा तो ऐसे ही समझा दिया। महासागरीय जीवन पर यह प्रभाव हो गया। तटीय पर्यावरण पर अगर हम बात करें, अब ये क्या करेंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मत्स्यन है वो वहीं पर होगा जहां पर पादक प्लवक वैसे कुछ पाए जाएंगे। जो जलराशियां हैं, जलराशियां एक जगह इनको इकट्ठा करके रख देती हैं, जलराशियां जो हैं वो एक जगह इनको इकट्ठा करके रख देती हैं, और एक जगह इकट्ठा करने के कारण, जैसे मान लीजिए कि आप चले जाएं उधर पेरू के तट पे, पेरू के तट पर आप जाएंगे तो मत्स्यन वहां पर होता है इसलिए क्योंकि जलराशियां वहां पर पोषक तत्वों को, ये तटीय क्षेत्र की बात हो रही है, तटीय क्षेत्रों में एकत्रित करने का काम करती हैं, इकट्ठा करने का काम करती हैं, और वो अनुकूल परिस्थितियां मत्स्यन के लिए करती हैं। वैसे तो उत्पादकता तो ये प्रभावित करेंगे नकारात्मक रूप से, लेकिन मत्स्यन के लिए अनुकूल परिस्थितियां इसलिए हो जाएंगी क्योंकि यहां क्षेत्रों में ये इकट्ठा कर लेती हैं जो भी पोषक तत्व होते हैं। समुद्री जल के प्रवाह को क्योंकि ये धीमा करती हैं, वहीं पर
ये एक प्रकार की राशियां हैं, इनमें तापमान और जो घनत्व है इनका, सैलिनिटी है, सैलिनिटी से घनत्व भी प्रभावित होगा। तो एक तरीके का होता है, तो ये क्या करती हैं, प्रवाह को धीमा कर देती है नकारात्मक रूप से, तो ये इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के कारण ये वहां पे मछलियों के लिए उपलब्ध होता है। वैसे तो ये उत्पादन नहीं करेंगी लेकिन इकट्ठा करके रख लेती हैं। और ये तटीय मौसमी जो प्रघटनाएं हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं भाई तट पे ये है, तो जो भी मौसम है, मौसमी जो घटनाएं हैं उनको प्रभावित करती हैं। आप ये नहीं लिखिए कैसे प्रभावित करती हैं क्या, आप इतना लिखिए कि उस पर प्रभाव पड़ता है, उनको प्रभावित करती हैं। समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत यहां पे नहीं, क्योंकि प्रश्न केवल उस पर नहीं पूछा गया कि महासागरीय जो जल राशियां हैं वो कैसे मौसमी घटनाओं को प्रभावित करती हैं, तो आप इतना कह के निकल सकते हैं। इस तरीके से आप अंत में लिखिए कि जो उपर्युक्त हमने बताया, उपर्युक्त बिंदुओं के माध्यम से महासागरीय धाराओं और जल राशियों के द्वारा समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उनको स्पष्ट किया जा सकता है या स्पष्ट तौर पर हमने देखा। ठीक है, तो दोनों, और अंत में एक लाइन जोड़ सकते हैं कि दोनों का अलग अलग दृष्टि से महासागरीय जीवन और तटीय पर्यावरण में प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अब यहां पर मैप की जहां तक बात थी, तो पहले क्वेश्चन में हमने कहा कि मैप आप डाल देंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव ये पड़ेगा। ये मैप आपने डाल दिया यहां पर ऐसा, और बहुत कठिन नहीं, यमुना गंगा, इनको दो महत्वपूर्ण नदियां यहां पे लाके इनको मिलाइए, कहां पर, प्रयागराज में, बाकी इनको दिखाइए, है ना, गंगा के बाएं और दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां और यमुना की, इतना दिखा दीजिए, बाकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं लिख दीजिए। दूसरा वाला जो प्रश्न है, यहां पर मैप की बहुत ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप इसको दिखाएंगे तो इसका भी कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई आपके बहुत ऐसा नहीं कि आपने तटवट दिखा दिया कि इसको तट कहते हैं, इसको महासागर कहते हैं, तो इससे कोई मार्क्स आपके बढ़ेंगे नहीं। यहां लैंग्वेज का खेल है, आप लिखिए कितने कम शब्दों में आप इसको लिख पाते हैं, पूरा कंटेंट दे पाते हैं। पैराग्राफ का भी यूज करिए, बुलेट पॉइंट का भी यूज करिए, जैसे एक एक पैराग्राफ में आपने शुरुआत जब की तो शुरुआत पैराग्राफ में आपने कर दी, स्टार्टिंग आपने पैराग्राफ में कर दी, और उसके बाद में एक एक करके देखिए, महासागरीय धाराओं को उठाया, छोटी सी हेडिंग डाल दी, महासागरीय धाराओं का प्रभाव किस पर, महासागरीय जीवन पर, तटीय पर्यावरण पर, एक एक पैरा में, ये बुलेट पॉइंट में दो दो तीन तीन पॉइंट आपने लिख दिया। जलराशियों का प्रभाव महासागरीय जीवन पर, तटीय पर्यावरण पर, इसको भी आपने फटाफट ऐसे लिख दिया। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ तो लिख नहीं सकते आप, लेकिन बहुत कुछ लिख लेंगे कम शब्दों में। आपको एक ऐसा लगा जरूर बताइएगा, और इन दोनों आंसर्स को लिख के जो ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर उसको ज्वाइन करके उस पर पोस्ट कीजिएगा। धीरे धीरे आप लोग अब इसको करना शुरू करिए, फिर मैं बताता हूं। थैंक यू सो मच।